मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स अभी पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, ज़्यादा लापरवाही नहीं कीजिएगा वरना फेल हो जाइएगा, फिर घर वाले आके डंडा से मारेंगे। ठीक है, बताओ, मैं शुरू हो गई पहले ही, बहुत अच्छी मूड में हूँ मैं। ठीक है आज, तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट का हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मौर्य के राजनीतिक इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है। पहला सब क्वेश्चन है क्या, मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है। मतलब ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें हम पढ़ के हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए आंसर में क्या है, देखिए मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं, देखिए मेगास्थनीज की इंडिका। ये जो इंडिका एक पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था ये पुस्तक, तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा हुआ है और इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं पढ़ के। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका। दूसरा क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य नाम है इनका, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, अर्थशास्त्र, जिनमें पढ़ के हम पता कर सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आपको ये कौटिल्य के बारे में पता भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है, देखिए जैन और बौद्ध साहित्य। जैन और बौद्ध साहित्य में भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, और चौथा है अशोक का शिलालेख। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए थे, खुदवा के पीतल के चादरों में, ज़मीनों में खुदवाया था, पत्थरों में, उससे हम पता लगा सकते हैं। अशोक के शिलालेख से भी हम पता लगा सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए आई होप आपको पता चल गया इसके बारे में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष चरित्र की रचना किसने की। इस रचना का विषय क्या है। हर्ष चरित्र की रचना किसने की पूछ रहे हैं, और इस रचना का विषय क्या है। ठीक है, तो हर्ष चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसमें एक शासक का वर्णन है। मतलब वो जो कोनज के जो शासक थे, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। ठीक है, इस हर्ष चरित्र में ना हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, कोनज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए हम आंसर की ओर देखते हैं। आंसर क्या है, आंसर है हर्ष चरित्र की रचना वानभट्ट ने की है। हर्ष चरित्र की रचना किसने की है, तो वानभट्ट ने की है। ठीक है, हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखी, तो हर्ष चरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। देखिए हर्ष चरित्र किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कोनज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कोनज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है हर्ष चरित्र में। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको हर्ष चरित्र के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं में लिखा गया है। अशोक का जो अभिलेख है वो किन किन भाषाओं में लिखा गया है। ठीक है, तो अशोक का अभिलेख है, ये पाली भाषा में लिखा गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, खरोष्टी भाषाओं में खरोष्टी भाषा लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, और भाषा बोले तो प्राकृतिक और पाली, और लिपि बोले तो ब्राह्मणी और खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी को हम लोग आम भाषा में ग्रीक लिपि भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अभिलेख का जीवन वृत्त लिखा हुआ है, मतलब अभिलेख के बारे में लिखा गया है, अशोक के बारे में लिखा गया है, अशोक की जीवन वृत्त के बारे में लिखा गया है इस अभिलेख में। ठीक है, और इसमें आंतरिक बाहरी नीति, उसके राज का विस्तार कितना दूर था, उससे सब कुछ लिखा गया है कि अशोक के राज का विस्तार कितना दूर था, सब इस अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, अशोक के अभिलेख प्राकृतिक और पाली भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया अशोक का जो अभिलेख है वो प्राकृतिक और पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ब्राह्मणी और खरोष्टी भाषाओं लिपियों का प्रयोग हुआ है। देखिए ब्राह्मणी खरोष्टी भाषाओं लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, इन अभिलेख में अशोक के जीवन वृत्त, उसकी आंतरिक तथा बाहरी नीति एवं उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। बिल्कुल, इसमें अशोक के राज्य का विस्तार कितना दूर था, उसकी जीवन वृत्त के बारे में जानकारी दी गई है अशोक के अभिलेख में। ठीक है, तो चलिए अब आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। ये जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, ठीक है,
ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख गुप्त काल के एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। ठीक है, ये जो प्रयाग स्थल जो अभिलेख है वो गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इसकी जो 33 लाइनें हैं ना वो संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में इसकी 33 लाइनें लिखी गई है। और इस प्रयाग स्तंभ में ना समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के मतलब सेना का पराक्रम, उनकी सैनिक पराक्रम, उनकी विजय, उन्होंने कितने युद्ध में विजय प्राप्त किए, सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा किसने पता है? कवि हरिश्चंद्र ने लिखा है ये, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी थे। उस वक्त जब समुद्रगुप्त थे तो उनके दरबार में आए थे कवि हरिश्चंद्र, और उन्होंने अपने आश्रयदाता के बारे में लिखा था। मतलब जिन्होंने उसे आश्रय दिया था उनके पराक्रम के बारे में, उनके ताकत शक्तियों के बारे में लिखा था। ठीक है, तो चलिए आंसर की ओर देखते हैं। हमारा आंसर क्या है बच्चों? तो हमारा आंसर है प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि प्रयाग का स्तंभ अभिलेख गुप्त काल का एक महान ऐतिहासिक स्रोत है। इस अकेले स्रोत पर बहुत कुछ समुद्रगुप्त की महानता निर्भर करती है। बिल्कुल, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया, उसकी महानता निर्भर करती है, उसमें महानता के बारे में लिखा गया। ठीक है, इस अभिलेख की 33 लाइनें संस्कृत में है। कितनी लाइनें हैं? तो 33 लाइनें संस्कृत में। अगर कोई पूछेगा कि प्रयाग स्तंभ की कितनी लाइनें संस्कृत में है, तो 33 लाइनें संस्कृत में है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते क्या है। इस लेख के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र थे। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया था कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे कवि हरिश्चंद्र, उन्होंने लिखा था इस पुस्तक को। ठीक है, जिससे अपने आश्रयदाता की विजय और सैनिक पराक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने अपने आश्रयदाता, जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया था रहने के लिए, उनके विजय और सैनिकों और पराक्रम के बारे में वर्णन किया है इस पुस्तक में, मतलब इस अभिलेख में, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, तो चलिए अब आई होप आपको इसके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आर्यभट्ट कौन था? उसकी एक रचना का नाम क्या था? बताओ, आर्यभट्ट में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो आलिया भट्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या है, पर आलिया भट्ट नहीं पढ़ना है, आर्यभट्ट पढ़ना है। ठीक है, आर्यभट्ट कौन था और उसकी एक रचना का नाम बताइए। तो मैं बताऊँ, ये आर्यभट्ट जो है ना वो गुप्त काल का एक वैज्ञानिक था। ठीक है, आर्यभट्ट गुप्त काल का एक वैज्ञानिक था, और ये मतलब ऐसा वैज्ञानिक था, मतलब ये साथ में गणितज्ञ भी था। मतलब गणित मतलब इन्होंने गणित के बहुत सारे ऐसी चीज़ों का विकास भी किया है। आप लोग अगर जानोगे तो गाली दोगे इसको, इसकी वजह से हम लोग अभी दशमलव पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने दशमलव का भी विकास किया था। ठीक है, और इसे सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखी थी। तो चलिए और इन्होंने एक और चीज़ दावा किया था। ठीक है, कि घोषणा की थी, मतलब कि पृथ्वी जो है ना वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो चलिए आंसर की ओर देखते हैं। हमारा आंसर क्या है? तो हमारा आंसर है आर्यभट्ट गुप्त काल के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, बिल्कुल वैज्ञानिक थे। वे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी जो है ना वो अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, आर्यभट्ट अपने युग के महानतम गणितज्ञ भी थे। ये जो अपने युग के एक महानतम गणितज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने दशमलव प्रणाली का भी विकास किया था। मैंने अभी आपको बताया इन्होंने दशमलव का भी विकास किया था, दशमलव प्रणाली का। ठीक है, इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। अगर कोई पूछेगा तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो आर्यभट्ट ने लिखा है। ठीक है, और ये दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया, तो वो भी आर्यभट्ट ने किया है। और किसने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो वो भी आर्यभट्ट ने कहा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो छठा क्वेश्चन क्या है, लो ये हमारा छठा क्वेश्चन। ये मेगास्थनीज कौन था? उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखे। लो, ये मेगास्थनीज कौन था और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यूनानी एक राजदूत था। ये एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये 5 वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा था। ये कितने वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? तो ये 5 वर्ष तक था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और यहाँ रह के इसने अपनी सारी पुस्तक लिखी थी। मतलब आँखों देखा, सब कुछ अपनी आँखों से देख के उसे लिखने के लिए कहा गया था। तो वो उसने सब कुछ अपनी आँखों से देख के 5 सालों में जो जो देखा उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिख दिया था। ठीक है, यह इंडिका जो पुस्तक है अभी वो नष्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन उसके प्रयाग मतलब अभी नष्ट हो गई है वो पुस्तक, इंडिका अभी नहीं है। लेकिन उसकी जो प्रयाग अंश बचे हैं उसके आधार से भी हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी में बहुत अधिक पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आंसर की ओर देखते हैं। हमारा आंसर क्या है?
तो आंसर है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, बिल्कुल मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी राजदूत था। वह 5 वर्ष यानी 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। वो भारत की दशा को आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक इंडिका में लिखी। उसने जो कुछ अपनी आंखों में देखा भारत के बारे में वो सब उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिख दी। ठीक है, यह पुस्तक अब नष्ट हो गई है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिका अब नहीं रही, वो पुस्तक नष्ट हो गई है, लेकिन उसके पर्याप्त अंशों के आधार पर चंद्रगुप्त के शासनकाल की पर्याप्त जानकारी हमें मिलती है। मतलब उसकी जो अभी अंश बचे हैं उससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बहुत अधिक जानकारी, पर्याप्त जानकारी मतलब मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए, अब आई होप आपको मेगास्थनीज कौन था उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम भी पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालें। ये जो ब्राह्मणी लिपि है इसके महत्व पर प्रकाश डालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि के महत्व पर प्रकाश डालें। तो चलिए, क्या है ब्राह्मणी लिपि? मतलब इससे ही बता सकते हैं हम। अभी ब्राह्मणी लिपि जो थी ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लिपि थी, और इस लिपि से अभी आप बता सकते हैं, अभी हम कौन गुजराती भी हम ब्राह्मणी लिपि से निकला है, मराठी निकला है, पंजाबी निकला है, हिंदी निकला है, बांग्ला निकला है, ये सब लिपियाँ ना ब्राह्मणी लिपि से ही निकला है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि का प्रचलन था। मौर्य काल में अधिकतर ब्राह्मणी लिपि का ही प्रचलन था। ठीक है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। देखिए, अशोक का जो अभिलेख है ना वो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। अगर कोई पूछेगा ना अशोक का अभिलेख किस में लिखा गया है तो वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में से ही उत्तर भारत की भाषाएं यानी गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि की लिपियाँ निकली है। बिल्कुल, मैंने अभी बताया कि ब्राह्मणी लिपि से ये जो गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, बांग्ला आदि ये सब लिपियाँ निकली है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ब्राह्मणी लिपि के बारे में पता चल गया। ब्राह्मणी लिपि के बारे में पता चल गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही का नतीजा बहुत बुरा होता है। वो कहते हैं नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। इधर से नज़र हटाओगे एग्जाम में, उधर दुर्घटना घट जाएगा। तो इधर देखो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर का, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इनका क्या महत्व है? अभिलेख से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है बता रहे। ठीक है, आप जो भी समझते हो मैं आपको समझा देती हूँ। तो अभिलेख से हम क्या समझते हैं? तो अभिलेख एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें अगर जब पहले राजाओं के दरबार में कुछ घटनाएं घट जाती थी, उनके में मतलब कोई युद्ध होता था या उनके दरबार में कोई अच्छे काम होते थे, कोई बुरे काम होते थे, कोई घटनाएं घटती थी, उस चीज़ों को राजा अभिलेख में लिखवा देते थे। यानी जो कैसे मतलब पत्थरों में लिखवा देते थे, खुदवा के लिखवा देते थे खुद के मतलब संदेश, विवरण, वो सब चीज़ें अभिलेख में लिखा जाता था। ठीक है, और इसकी जो अभिलेख लिखने की जो शुरुआत है ना वो महाराज अशोक ने की थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य मतलब अशोक कौन था? हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था, मौर्य साम्राज्य, उसका अंतिम शासक था अशोक, और उसने लिखवाना स्टार्ट किया था अभिलेख। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है शासकों या अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा शिलाओं एवं धातुओं की चादरों पर खुदे हुए संदेश, विवरण या आदेश को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत के रूप में अभिलेख का अत्यधिक महत्व है। बिल्कुल, पुरातात्विक मतलब जो धरती से खोद के में प्राप्त होता है उसे हम पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, और अभिलेख लिखवा जाता था जैसे अभी बताया मैंने, धातु की चादरों में खुदवा के लिखते थे, या शिलाओं में या पत्थरों में, शिलाओं को ही पत्थर बोलते हैं, उन सब चीज़ों में खुदवा के लिखा जाता था, उसे अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इससे अनेक शासकों के नाम तथा उनके समय की प्रमुख घटनाएं एवं सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। ठीक है, इससे अनेक प्रकार समयों के घटनाओं एवं सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। ठीक है, अभिलेख में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते आए हो। आपको अभिलेख का महत्व, अभिलेख के बारे में पता चल गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आजकल आखिरी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, थैंक यू इतना देर मेरे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो में। ठीक है, आपके लिए ही लाभदायक है, आपके लिए ही अच्छा है, बस मुझे सपोर्ट करना। बड़ी बहन हूँ तुम लोगों की। ठीक है, ऐसे मुझे सपोर्ट करोगे तो पढ़ाऊँगी ना अच्छे से। अब अभी मुझे अच्छे से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आएंगे
तो मैं अब सब्जेक्टिव भी ऐसे पढ़ाना, मतलब एग्ज़ाम पार हो जाएगा उसके बाद भी मैं हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेख में उपयोग किया गया। 2 लिपियों का जिक्र करो जिन्होंने सम्राट अशोक के अभिलेख में उपयोग किया। तो सम्राट अशोक के कौन कौन सी लिपि थी, पहले मैंने ऊपर ही बताया था, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो पहले आंसर देखते हैं। चलो, सम्राट अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित 2 लिपियाँ का उपयोग हुआ। बिल्कुल एग्जाम में ना ऐसे ही लिखना है, ठीक है। पहले लिख लेना कि सम्राट अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित की 2 लिपियों का उपयोग हुआ। और मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट लिखोगे ना तो गलत भी लिखोगे ना फिर भी आप लोगों को नंबर मिलेगा। यदि अगर ऐसा लिखोगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसा लिखोगे तो, ठीक है। मेरे को ना इसकी मतलब जानकारी है, मैं बताऊँ, मैं कॉलेज टॉप कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता दी, ठीक है। मेरा हाईएस्ट नंबर था 12th में। चलो, और 10 नंबर आ जाता तो शायद झारखंड के टॉप 10 में भी आ जाती। तो चलो, क्या है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख में निम्नलिखित लिपियों का उपयोग हुआ। कौन कौन सी, ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि को सामान्य भाषा में ग्रीक भाषा भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रीक लिपि भी कहा जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो, तो कमेंट में बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट का ले आऊँ, सब्जेक्टिव लाऊँ या ऑब्जेक्टिव लाऊँ, प्लीज़ बताना यार, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज का तो हो गया, अब कल मिलते हैं। ओके, बाय।